अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी सब कैसे हैं? ठीक हैं? सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? तो मुझे मैसेज में कंफर्म करें जरा काइंडली। ओके अनीस, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अच्छा, वाला बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं इसके साथ। प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, एक्चुअली आपको असाइनमेंट्स तो नहीं मिली थी मेरे ख्याल से, तो उनके चैप्टर आपके कंप्लीट वगैरह भी नहीं हुआ, तो मैं चलें चैप्टर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो देन उसका हम रिज्यूम करें। वैसे जितना हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कोई क्यूरीज हमने डिस्कस की थी, केस स्टडीज हमने डिस्कस की थी, उसके रिगार्डिंग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क। जी अनीस, आबिदुर रहमान, आबिदुर रहमान अशर, अनीस, जा, इजा, जहीर, सबको क्लियर है? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग नहीं है? जो कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट डे है? किसी का नहीं है? चलें, दैट्स कूल। थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर था। हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, चैप्टर था हमारा डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। के कॉन्ट्रैक्ट से हम डिस्चार्ज कैसे कैसे होंगे, कब कब होंगे, मेथड हमने डिस्कस किए थे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गया। अब कुछ हमने परफॉर्मेंस के रिलेटेड पढ़ी थी, कुछ लॉ के बिहाफ पर हमने कुछ पढ़ी थी, कुछ चीज़ें हमने इंडिविजुअल अपील की वजह से पढ़ी थी। बहुत मेथड हमने डिस्कस किए थे, परफॉर्मेंस की वजह से, लॉ ने कह दिया उसकी वजह से, बहुत सारे हमने मेथड डिस्कस किए थे। फिर हमने रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हम थोड़ा बहुत इंट्रो वगैरह कुछ हमने शायद पढ़ा था, लेकिन आज हम उसका पढ़ लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की हमने सबसे पहले कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी कि यार एक्चुअल परफॉर्मेंस की वजह से हो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीज टाइम लैप्स ऑफ द टाइम हो जाए, एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर हो, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से डिस्चार्ज हो जाए, परफॉर्मेंस की वजह से हो जाए कि एग्रीमेंट बाय द कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया हमने, कंसेंट की वजह से वो डिस्चार्ज हो रहे हो, मतलब कि फुलफिल हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन की तरफ हो। ये सारे मोड्स ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट हमने वन बाय वन आई थिंक डिस्कस कर लिए थे। हमने डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हमने पढ़ी थी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस की वजह से, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की वजह से, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और द बाय कंसेंट की हमने पढ़ी थी कि इनोवेशन, इनोवेशन से वर्ड जो मैंने लिखा था, बताया था कि यार समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ उसमें रद्दो बदल हो जाए तो पुराने वाले को ऑब्सोलीट कर दिया जाता है। रिसेशन की वजह से हमने कुछ पढ़ी थी, अल्टरेशन कुछ चीजें होती हैं, रिमिशन की वजह से हमें कुछ पढ़ी थी, अगर कोई चीज ऑमिट वगैरह हो गई है तो इनिशियल अमाउंट जैसे एग्रीड हुई थी, इसमें एग्जांपल भी इसमें दी हुई थी, क्या नाम, owns owes the Bilal 5,000, सुहेल pays to Bilal 1,000 कि यार
रिमिशन कर दे कि ठीक है 4000 आपको माफ है, आप 1000 ही दे दो, इससे आप डिस्चार्ज हो जाओगे। वेव ऑफ, कुछ पर्सन अपना हक वैसे ही छोड़ देते हैं, उसे हमने कहा था। प्रॉमिस रिफ्यूजल और नेग्लिजेंसी की वजह से हमने बात की थी। फिर डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ के लॉ ने कह दिया कि यार ये बंदा इंसॉल्वेंट है या उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। या डेथ है, डेथ के केस में अगर उसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो उसमें जाहिर बात है वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर पर्सनल स्किल उसमें इन्वॉल्व नहीं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो जो हेयरिंग में जाएगा वो लाइबल होगा टू कंप्लीट द परफॉर्मेंस या टू फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंसॉल्वेंसी की हमने बात की, कुछ मटेरियल अल्टरेशन की हमने बातें की, सेम आइडेंटिटी की हमने बात की। कुछ सेम आइडेंटिटी के बारे में बताएगा एनी वन पर्सन ओवर हेयर? जी अशर, व्हाट इज द सेम आइडेंटिटी, क्या चीज होती है? अशर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं तो प्लीज एलैबोरेट। जी अशर, अशर आपको आवाज आ रही है? प्रीवियस क्लास नहीं ली मैंने। देखो अब आप प्रीवियस क्लास से मिस करोगे तो यहाँ पर वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप मैनेजमेंट से भी कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आपने कवर करवाया था, कौन सा नहीं करवाया था, उनसे भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि यार कौन सा करवाया था, कौन सा नहीं करवाया था। पहले तो कम्प्लीमेंट्री है कि आप क्लास को ज्वाइन ही करें। जी अनीस आप बताएं जरा, सेम आइडेंटिटी के अबाउट। promisor and promisee same person हो endorsement के थ्रू। प्रोमिजार और प्रोमिसी नहीं मतलब कि चलें, दैट्स गुड अशर। प्रोमिजार और प्रोमिसी का हम नहीं कह सकते कि यार जो लेने वाला है ना वो देने वाला भी बन जाए, मतलब कि जो क्रेडिटर है वो डेटर भी बन जाए, जिसने उधार दिया है वो उधार लेने वाला भी हो। तो इस केस में हम कहते हैं कि व्हेन द प्रोमिसर बिकम्स द प्रोमिसी। ये आपने जस्ट यहाँ से देखकर बता दिया, लेकिन थोड़ा सा माइंड मैप से मुझे एग्जांपल कोडिंग करनी चाहिए थी। आगे हमने पढ़ा था कि डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, कि पॉसिबल ही ना हो कि परफॉर्म किया जा सके। लाइक रूल आ गया, लॉ की वजह से आ गया, बंदे की डेथ होगी, कुछ भी हो सकता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस की केस होगा। इफेक्ट्स हमने पढ़े थे कि सुपरविजन इसकी केस में क्या होगी, सुपरविनिंग सॉरी। इस तरह ग्राउंड्स ऑफ द सुपरविनिंग इन आई थिंक ये हमने नहीं पढ़ी हुई थी। जी स्टूडेंट्स हमने यहीं से आई थिंक पढ़ा था, डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एनीवन कैन कंफर्म? जी अनीस, यहीं से हमने पढ़ना था। राना फैसल, जी साहब। ओके हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी की वजह से डिस्चार्ज कैसे कैसे होता है। कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, वही हमने बताया लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स वगैरह, जिसको हमने वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ी थी कि वाइल फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये लग रहा होता है कि यार तमाम जो प्रेकोजेस वगैरह हैं, जो भी हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रूल एंड जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं, लेकिन बाद में वो वाइड बन जाता है। जिस तरह हमने फ्रॉड की वजह से करा था, जो भी क्वेश्चन की, जो भी एंटी इन्फ्लुएंस की वजह से जो भी होते हैं वाइडेबल एग्रीमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने इन्फ्लुएंस करके उससे काम करवा लिया, लेकिन बाद में डिसाइड हो जाए कि मेरी तो रजामंदी ही नहीं थी, मतलब कि फ्री कंसेंट ना होने की वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइडेबल में जाएगा। तो हमने ये बात की कि वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड बिकम्स इम्पॉसिबल हो जाए बाद में टू परफॉर्म द सब्सिक्वेंटली।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि नहीं मैं आपको सैटरडे को इट विल बी डिलीवर्ड एट योर स्पेसिफाइड एड्रेस एंड स्पेसिफाइड टाइम एंड स्पेसिफाइड प्लेस, लेकिन क्या हो जाए वो सड़क बैन हो जाए, कुछ भी जंगी हालात की वजह से वट एवर जो भी रीजन हो जाए, तो वो क्या हो जाए, परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए। कि इट इज कॉल्ड द अफेक्टेड बाय द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसको हम कहते हैं। और सुपर वैसे उसकी वैल्यूज क्या मतलब क्या, सॉरी सुपरवीनिंग के इफेक्ट हम क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द फैक्ट ऑफ द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आर एज फॉलोज, क्या कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स क्या हो जाएगा, वाइड। जब पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, हमने पहले कहा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंप्लीमेंट्री है कि पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस भी हो, तो फिर क्या होगा, अगर इम्पॉसिबिलिटी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बिकम्स वाइड। व्हेन एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, जब एक एक्ट है जो उसमें रिक्वायर्ड है वही आपका इम्पॉसिबल हो गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। A contract becomes void when an act becomes unlawful. सिंपल इज दैट। जब वाइड हमने पहले कहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, अब वो क्या हो जाए, पहले रूल था हमारी कंट्री में, ठीक है ये फूड्स चलती थी, लेकिन फॉरेन कंपनी ने क्या कर दिया, बैन कर दिया, तो आपका अनलॉफुल हो गया बाय द रीजन ऑफ सम इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोमिसार, कि कुछ ऐसे इवेंट हो के अनलॉफुल हो लेकिन वो प्रोमिसार की कंट्रोल से बाहर चले जाए, वो कंट्रोल ही ना कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। फिर आपने कहा कि द प्रोमिसर इज लायबल टू कंपनसेट द प्रोमिसी, प्रोमिसर क्या होगा, कंपनसेट करेगा प्रोमिसी को फॉर एनी लॉस व्हिच अरोज ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस of the promisor when the promisor hides the impossibility of the performance। अगर हाइड करता है, देखो उसको पता भी है वाइल फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा, लेकिन मेकिंग के टाइम पर वो नहीं उसको बताता, वो हाइड करता है, कंसील करता है इंफॉर्मेशन को, तो वो क्या करेगा, प्रोमिसर लायबल होगा टू कंपनसेट द प्रोमिसी, उसको जो भी है हर्जाना वगैरह जो भी है उसका लॉस वगैरह वो कंपनसेट करेगा। A person is bound to restore is simple is that, अगर उसने कोई चीजें यूज कर ली, कोई बेनिफिट उससे अवेल कर लिया है, फॉर एग्जांपल प्रोमिसी के पास कोई चीज रखी हुई थी या कुछ भी था, उसने उससे बेनिफिट कुछ ना कुछ रिकवर कर लिया और प्रोमिसार की वह क्या हुआ, उसका परफॉर्मेंस क्या हुई, इम्पॉसिबल हो गई, तो इस ड्यूरेशन में जो प्रोमिसी ने बेनिफिट अवेल कर चुका होगा या प्रोमिसार अवेल कर चुका, वो क्या करेगा, रिस्टोर करेगा या वो कंपनसेटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, अगर ये वाइड हो गया। एग्जांपल नीचे कोड किए हुए कि आतिफ कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर सी स्टूडियो एट अ कंसेंट ऑफ 5 लाख व्हिच इज पेड इन एडवांस। आसिफ इज टू इल, इतना इल हो गया कि वो सिंग नहीं कर सका, आतिफ मस्ट रिफंड 10,000 टू सी स्टूडियो, जो भी उसकी कॉस्ट लगी, जो भी उसने कर चुका है, बेनिफिट अवेल कर चुका है, तो वो उसको वापस करेगा। आगे हमने बात की कि ग्राउंड्स ऑफ द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं, डिस्क्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन वो मतलब तबाही हो जाए, सब्जेक्ट मैटर ही जो है वो ही खत्म हो जाए। इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, if the subject matter of the contract is destroyed after the formation of contract without any fault, बगैर किसी fault के of either party, then a contract is said to be discharged। किसी को सब्जेक्ट मैटर के अबाउट ना पता हो, इस टर्मिनोलॉजीज के अबाउट, स्पीडी टेल मी, सबको क्लियर है कि सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है? जी कमर, ओके, इजा, ठीक है जी, पता है। सब्जेक्ट मैटर के मतलब कि मेन जो उसका मकसद है, शॉर्टली बता दें। अभी देखो सब्जेक्ट मैटर कहते हैं मेन मकसद क्या। फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई ना कोई तो उसका सब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई तो पर्पस होगा उसका, तो सब्जेक्ट मैटर को हम पर्पस ही कहते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय, वो मेन मकसद ही डिस्ट्रॉय हो जाए। मेन मकसद क्या, फॉर एग्जांपल कुछ भी उसका सब्जेक्ट मैटर है, फॉर एग्जांपल आपने वीट जो है, गंदम जो है, वो आपने डिलीवर करनी थी,
गंदों में तबाह बर्बाद हो गया, गंदों कुछ भी हो गया, उसको खराब हो गया, जो भी हो गया वो ही डिस्ट्रॉयड हो गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द आइदर पार्टी देन अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी, क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह डेथ इसी तरह डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, या डेथ हो जाए या पर्सनल इनकैपेसिटी, या पर्सन ही इस कैपेसिटी में ना रहे, फॉर एग्जाम्पल डिसेबल हो जाए, किसी भी फॉर्म में वो पैरालाइज्ड हो जाए, वट एवर जो भी फॉर्म हो जाए, डेथ हो जाए या पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाए, वो काम ही ना कर सके, चल फिर ही ना सके, को चलने फिरने का जो काम हो रहा है वो चल ही ना सके। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर देन ऑन द डेथ और इनकैपेसिटी या इलनेस ऑफ अ पर्सन अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन कहते हैं एक असूल को। इस तरह डेक्लेरेशन ऑफ वॉर, जंगी हालात का जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मार्शल लगा दिया, तो एट द टाइम ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ वॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एग्जाम्पल एलियन एनिमीज या बाहर के हैं उनके साथ हमारी जंग छिड़ी हुई, तो उसके दिन वो क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, थोड़े दिन बाद जंगी हालात हो जाते हैं, जाहिर बात है वो क्या हो गया, एक्चुअली वो क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो या लॉ की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, वट एवर जो भी हुआ, तो एलियन एनिमी से जो लॉ की वजह से या वॉर की डिक्लेरेशन हो गया, तो वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे या डिक्लेयर्ड एज वाइड हो गए। आगे particular state of the things ceases to exist or occur. The contract is discharged if that particular state of thing which forms the basis of a contract ceases to exist or occur. The contract is discharged होगा particular कोई भी state है of the things which forms the basis of a contract ceases, जिसकी वजह से contract बनता है, वो exit हो जाए या occur हो जाए, वो क्या हो जाएगा, particular state of the things ceases to occur. हम एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं, डायरेक्ट एलेक्स एंड बोरिस कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स ऑफ द मैरिज, शादी होने फिक्स होने से पहले एलेक्स गोस मैड, वो पागल हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। खैर एनीवे शायद किस वजह से पागल हुआ वो अल्लाह जाने, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, बिकम्स वाइड हो गया। एक्चुअली ये इनडायरेक्टली हिट भी हो रहा है डेथ और इनकैपेसिटी, पर्सनल इनकैपेसिटी की वजह से। तो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द थिंग्स इज टू, अल्टीमेटली क्या है कि यार हमने कहा था कि डेथ ऑन कैपेसिटी नो पर्सनल कैपेबल होना चाहिए। इन शॉर्ट तो हमने ये कहा है कि जो कि थिंग्स फॉर्म करती है बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो क्या हो जाए, सीज हो जाए, टू एग्जिस्ट और अकर, रुक जाए। सेकंड है नॉट एन एक्सक्यूज ऑफ द सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। वो क्या है, इम्पॉसिबिलिटी द परफॉर्मेंस इज अ रूल नॉट एन एक्सक्यूज। एक रूल है, एक्सक्यूज नहीं है फ्रॉम द परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, एक्सक्यूज नहीं है, फॉर द इम्पॉसिबिलिटी द परफॉर्मेंस है और है भी आपके कंट्रोल से बाहर, तो एक्सक्यूज नहीं है वो क्या है, एक रूल है। इट मींस दैट a person should perform his promise if he has promised to do so unless the performance becomes absolutely impossible, कि entirely वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ये पॉसिबल तो है ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज होगा बाय द सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। किस फॉर्म में, डिफिकल्टी ऑफ द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो इस केस में वो डिस्चार्ज नहीं होगा। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिफिकल्ट, मोर कॉस्टली और लेस बेनिफिशियल then that agreed at the time of its formation, a contract will not be discharged. So यहाँ पर 1 मिनट का पॉज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कहते हैं व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कमर्शियली अनवायबल और नॉन प्रॉफिटेबल इट इज नॉट सेट टू बी डिस्चार्ज्ड। सेम वही थिंग है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कमर्शियली अनवायबल हो जाए,
कि मार्केट के हवाले से कि अनवायबल हो, नॉट प्रॉफिटेबल हो, के लॉस में जा रहा है, तो इट इज नॉट सेट टू बी डिस्चार्ज। ठीक है, कॉस्ट चल रही है, मोर है, इट्स ओके, कमर्शियली इम्पॉसिबल है, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि यार वो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं, पार्टीज ने जो लाइबिलिटी करनी है वो करनी ही है। कमर्शियली इम्पॉसिबल की हमने बात की। थर्ड वन था डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है, ना प्रोमिजार ने किया ना प्रोमिजी ने किया, थर्ड पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह कहते हैं ना, एक सब कॉन्ट्रैक्टेड सर्विसेज होती हैं। हमें फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि यार ये जो है ना मेरी घर की छत बनानी है, तो वो क्या हो गया, वो दरमियान में एज अ सर्विस प्रोवाइडर था कि यार उसने किसी कस्टमर को लेकर देने थे, थर्ड पार्टी उसने इन्वॉल्व की थी। अब फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी की डेथ हो गया, थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट कर गया, लेकिन ए और बी के दरमियान में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो दोनों पार्टीज ये डिस्चार्ज नहीं होंगी अगर थर्ड पार्टी डिफॉल्ट करती है। तो ऑन हुज द वर्क प्रोमिजार इज रिलाइंग, जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहा था, प्रोमिजार डिपेंड कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेट टू बी डिस्चार्ज। इस तरह स्ट्राइक है, लॉकआउट्स है, सिविल डिस्टर्बेंस है, इस तरह लॉकडाउन वगैरह हुआ था, कहते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, अगर पार्टीज आपस में कोई एग्रीड कर लें टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंस वगैरह। और पार्शियल इम्पॉसिबल, कहते हैं कि कुछ हिस्सा उसका पॉसिबल और कुछ हिस्सा इम्पॉसिबल। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज्ड सिंपली ऑन द ग्राउंड ऑफ पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वो कहता है पॉसिबल नहीं होगा। नीचे हम एग्जांपल कमर्शियल इम्पॉसिबल की डायरेक्ट हम कर लेते हैं, डिफिकल्ट ऑफ परफॉर्मेंस के तो अंडरस्टूड है, निकल लेते हैं कि अजय फर्नीचर रिटेलर एग्रीड टू सप्लाई अ सर्टेन फर्नीचर टू संजय एट एन एग्रीड रेट। Afterwards, there was a sharp increase in the rates of the timber and rates of the wages since it was no longer profitable. Simple as that, उसका costly पड़ रहा था to supply at the agreed rate. Ajay did not supply, तो Ajay will not be discharged. क्यों उसको profitable नहीं हो रहा, इसकी इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह बात का हम ज्वेलर्स वगैरह पे जाते हैं, तो सोने का क्या होता है, जो आज का रेट होता है उस पर होता है, अगर फ्यूचर में बढ़ना है तो वो उसको लॉस ही होता है। तो लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं बना के देता या मेरे पास कोई ये फैसिलिटी नहीं है, तो अजय will not discharge on the grounds of supervening impossibility. Partial impossibility हमने क्या, HB agreed to let out a bot to Harry for viewing a naval review of on the occasion of coronation of King Edward to set around to the fleet owing to the king's illness. The naval review was abandoned but the fleet was assembled. The boat therefore could be used to sail around the fleet, held the contract was not discharged. जिस सबको ये पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी क्लियर है, किसी की कोई कंफ्यूजन? एग्जांपल सबको क्लियर है, सबको समझ में आई नहीं है? जी एहसन, मोहम्मद आरिफ, मंसूर, सबको क्लियर है? चलें ठीक है जी। अच्छा सर रिपीट कर दें, ठीक है कमर, हम रिपीट कर देते हैं once again। कहते हैं HB agreed to let out the boat, कश्ती लिया उसने टू हैरी के लिए, for viewing a naval review। कैनाल का मतलब कि जो भी है नेवल, उसका रिव्यू देखना था उसने, ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ कोरोनेशन ऑफ किंग एडवर्ड किंग एडवर्ड के मौके पर कोरोनेशन था उसका, 7th। एंड बी टू सेल अराउंड द फ्लीट, पहला ये सिनेरियो है, और बी सिनेरियो क्या है, टू सेल अराउंड द फ्लीट ओइंग टू द किंग्स इलनेस के तौर पर। द नेवल रिव्यू वाज अबंडेंट बट द फ्लीट वाज असेंबल्ड। क्या हुआ, पहले वाला क्या हो गया, अबंडेंट हो गया, लेकिन फ्लीट क्या हो गया, असेंबल्ड हो गया। तो बोट देयरफॉर कुड बी यूज्ड टू सेल, बोट क्या है, यूज उसने करनी टू सेल अराउंड द फ्लीट, held the contract was not discharged. Now got clear? अब क्लियर है कमर? ओके, हमने करती है सुपरवीनिंग इलीगलिटी
लेगलिटी और चेंज ऑफ द लॉ के चेंज होने की वजह से वो क्या कहेंगे, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनलॉफुल ड्यू टू द चेंज इन द लॉ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। इसमें तो देखो ना बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाती है बात, इन शॉर्ट इसमें तो डिस्चार्ज हो जाएंगे कि लॉ किसी वजह से चेंज हो गया। Adams agreed to sell his land to Babur after the formation of contract. The government issued a notification and acquired the land. The contract was discharged. इस केस में obviously वो discharge हो जाएगा। Now a discharge of by lapse of time के time के गुजरने की वजह से contract may be discharged by lapse of times। कैसे? जो time period था वो limitation time period expire हो जाए। If a contract is not performed within a period of limitation, then it is discharged as the party cannot legally enforce their rights। वो legally enforce नहीं कर सकती, बाकी otherwise अपने को communication कर ले तो ठीक है, it's okay। After the expiry of the limitation period, the debt becomes time barred हो जाएगा and hence cannot be recovered through court of law। Discharged by actual breach of the contract। हमने क्या किया, ब्रीच कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को। कहते हैं इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज ड्यू टू ब्रीच। पार्टी क्या इनकार कर देती है और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज्ड ड्यू टू द ब्रीच की वजह से, तोड़ने की वजह से। तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अकर्स व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट at the time fixed for performance। Actual breach of the contract क्या होता है, occurs in the following two ways। किस डेट में, due date of the performance पहले आ जाती है। कहते हैं if any party to a contract refuses or fails to perform his part of the contract at the time fixed for the performance, उस टाइम पर जो कि फिक्स है परफॉर्मेंस के लिए, it is called an actual breach of the contract on due date of the performance। कि जिस डेट को परफॉर्मेंस देनी थी उसी डेट को उसने किया। For example, Azhar agreed to sell the Basit 10 tons of the wheat at the rate 8,000 per ton to be delivered in two equal installment on 20th November and 21st November। On 20th November, Azhar refused to deliver the goods। It is an actual breach of the contract on due date of the performance। Course of performance कहते हैं if a party has performed a part of the contract and then refuses and fails to perform the remaining part of the contract, it is called an actual breach of the contract during the course of performance। कहते हैं if any party has performed कर चुकी है a part of the contract, एक जो contract का part है refuse करती है, fails to perform the remaining part, बाकी वाले part पे इनकार कर देती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, actual breach of the contract during the course of performance। Consequence of the actual breach। एक्चुअल ब्रीच अगर किया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नतीजे क्या होंगे। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्चुअल ब्रीच डिपेंड अपॉन वेदर द टाइम वाज द एसेंस। सिंपल सी बात है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जहां पर टाइम कंप्लीमेंट्री हमें कर दिया जाएगा तो वहां पर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द कॉन्सिक्वेंसेस इन बोथ केसेस हैव बीन कवर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। नाउ हम डिस्चार्ज बाय एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं। within a 1 minute I'll be right back। सिर्फ 1 मिनट का यहाँ पर pause है।
जी स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अगर डिस्चार्ज हम इसकी वजह से एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कैसे हम डिस्चार्ज होंगे। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकर्स, तय कब होता है? एंटीसिपेटरी का मतलब होता है पहले से। व्हेन बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, कब होगा? परफॉर्मेंस अभी ड्यू नहीं हुई है कि इस डेट को परफॉर्म आपने करना, तो उससे पहले वो उसने ब्रीच कर दिया। द पार्टी एक्ट्स इन सच अ वे दैट द कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी परफॉर्म्ड, नहीं कर सकता। अ पार्टी मे इंटेंड not to perform the contract in the following ways. ओके हाँ, अभी अजान शुरू हो गई है, ठीक है। हम अजान और नमाज के बाद विल बी राइट बैक आफ्टर 6:36 हुए हैं। हम टोटल 10 मिनट के 5 to 7 मिनट्स के बाद हम राइट बैक
ये स्टूडेंट्स सब आ गए हैं? सबको आवाज क्लियर है मेरी? जी हम रिज्यूम कर रहे थे, रीड आउट कर रहे थे डिस्चार्ज बाय द एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होगा, पार्टी में इंटेंट उसकी इंटेंशन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती कि मे इंटेंट नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग वे। किस किस फॉर्म में? क्योंकि परफॉर्मेंस ड्यू होने से पहले ही उसने ब्रीच कर दिया है, तो इसमें पार्टी में इंटेंट कर सकती है नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, या नहीं करेंगी। किस तरह नहीं कर सकती? इन द फॉलोइंग टू वेज। पहले क्या, रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस, सिंपल रिफ्यूज कर दे कि भाई मैंने करना ही नहीं है। When the party to a contract has expressly refused कर दे to perform his promise, एक तो ये पैटर्न, और डिसेबल्ड हो जाए, फॉर एग्जांपल पैरालाइज्ड हो गया, वो माजूर हो गया, डिसेबल हो गया टू परफॉर्म द प्रॉमिस। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डिसेबल, इन शॉर्ट इसमें उसकी इंटेंशन होगी और इसमें उसकी इंटेंशन नहीं होगी। तो हमने ऊपर भी कहा है कि पार्टी मे इंटेंड नॉट टू परफॉर्म, मे का मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल हम कोडेंगे थे, असलम a farmer agrees to sell to Boris his entire crop of 10 ton of wheat at the rate of 8,000 per ton to be delivered on 20th November। on 1st November को क्या करते हैं, 20th November को इसकी ड्यू थी। 1st November को क्या करता है वो, 1st November को असलम इन्फॉर्म करता है बोरिस को he is not going to supply the goods, सिंपल वो डिनाई करता है, जो कि एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एक्सप्रेस रेपुटेशन करवाया। और इस केस में वो क्या हुआ, ऑन 1st November को Akram contacted to sell his entire crop to Chandra at the rupees 10,000 per ton. Akram has committed anticipatory breach of the contract by implied reputation. थर्ड वन है कि ऑप्शन टू एग्रीड पार्टी। अब ये है कि ऑप्शन के ऊपर है, इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच द एग्रीड पार्टी हैज द फॉलोइंग टू ऑप्शन। वो क्या है, ऑप्शन टू एग्रीड पार्टी है कि रिसेंड, वो रिसेंड भी कर सकता है द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस वो करे फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट, के रिस्पेक्टिव 20 तक का इंतजार करे, वो फौरन क्या कर दे, रिसेंड कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे और क्लेम कर ले डैमेजेस को, भाई मुझे तो पैसे चाहिए या डैमेजेस कोई भी इज्जत वगैरह चाहिए, विदाउट अंटिल वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस। इस केस में कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस कैसे होंगे कि डैमेजेस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रीवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द ब्रीच और द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है और जिस डेट को उसने ब्रीच किया उस डेट की प्राइस क्या है। ये सेक्शन 3 की वर्डिंग है आपकी। और सेकंड में कि ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट करे टिल द, जैसे 20th नवंबर ड्यू डेट का याद वेट करे, और क्लेम डैमेजेस इफ द प्रॉमिस स्टिल रिमेन्स अनपरफॉर्म्ड। इस केस में डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगी कि डैमेजेस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन price prevailing on the due date of the performance and the contract price। कॉन्ट्रैक्ट कब बना, डिलीवरी 20 तारीख को करना, कॉन्ट्रैक्ट पहले बना तो कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस हुई और 20th नवंबर को जो प्राइस होगी, जो ड्यू डेट है हमारी। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्रीटिंग कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव, सेकंड पार्ट में वो क्या होगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या नताइज होंगे कि इफ द एग्रीड पार्टी, जो आगे से एग्रीड कर रही है, रजामंदी अपनी जाहिर कर रही है, ट्रीट करती है द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव, कि कर रहा है ऑपरेट कर रहा है और टिल वेट करे कि ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस को, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच में। पहले से द प्रोमिसर जो होगा, प्रॉमिस करने वाला मे परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द प्रॉमिस विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, कि वो कर सकता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म कर दे तो इट्स ओके, और विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट वो ये कहता है कि यार ठीक है 20 तारीख पड़ी हुई ना, देखते हैं शायद ये परफॉर्म ही कर दे, तो इस केस में वो इंतजार करता है। तो दूसरे में क्या है, द प्रॉमिसर मे टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्चार्ज, वो एडवांटेज उससे ले सकता है डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इन पॉसिबिलिटी अराइजिंग बिटवीन द डेट ऑफ ब्रीच। अब इसने एकम को ब्रीच कर दिया और 20 थी ड्यू डेट, और वो 20 तारीख का अगर ड्यू डेट का वो इंतजार करता है, तो वो इम्पॉसिबल अगर इस ड्यूरेशन में अगर हो गया
तो वो उसका क्या है, एडवांटेज टेक ओवर कर लेगा। तो इन सच केसेस द प्रॉमिस शैल लॉस हिज राइट टू सू फॉर द डैमेज। तो इस केस में क्या होगा, वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। इसको, इस बात की किसी को अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हुई हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है जी? इज़ा, फवाद, मंसूर, कमर, राना फैसल, सबको इस टॉपिक का क्लियर है कि कॉन्सिक्वेंसेस कैसे कैसे होंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में? किसी को भी कोई मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड। जी फवाद, ओके। कमर आपको क्लियर है जी? इज़ा, वैसे तो सब स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए, स्पेशली दो स्टूडेंट जो कि इंटर बैकग्राउंड से हैं, इनका कॉमर्स कुछ बैकग्राउंड नहीं है, तो वो लाजमी कंट्रीब्यूट करें, किया करें अपनी इंटेंशन को। अच्छा, सबको क्लियर है। चलें हम कंटिन्यू करते हैं। नीचे उसी की एग्जांपल कोड की गई हैं सारे के, प्रोफ्यूजल हर टॉपिक के नीचे एग्जांपल ली हैं ये सारे। डिस्चार्ज बाय सुपरविंग की पॉसिबिलिटी की हमने बातें की, फैक्ट ऑफ द कनेक्शन की हमने बातें की, कॉन्टैक्ट टू मेयर आफ्टरवर्ड्स अगर उसके बिकम इम्पॉसिबल है, इनलॉफुल है, सारे उसी के केसेस आपके दिए गए हैं। सेकंड हमारे चैप्टर का टॉपिक था कि रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ते हैं, तो उसके अगेंस्ट में रेमेडीज क्या होंगी, इन शॉर्ट उसके अगेंस्ट में डैमेजेस हम क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ द रेमेडी हम पढ़ेंगे, रेमेडीज फॉर द ब्रीच, काइंड्स ऑफ द डैमेजेस हम पढ़ेंगे, रूल्स रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ द डैमेजेस, जिस तरह भी हमने बताया कि कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस कैसे कैसे होंगे, और रिमोटनेस ऑफ द डैमेजेस क्या होती है। सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ द रेमेडी। मीनिंग ऑफ द रेमेडी वो कहता है कि रेमेडी कैन बी डिफाइंड एज अ मैनर इन विच अ राइट इज इन्फोर्स्ड, जिसमें इन शॉर्ट किसी का हक मारा जाए, जिसका राइट मारा जाए, और सेटिस्फाइड बाय अ कोर्ट, और कोर्ट सेटिस्फाई हो कि इसका राइट इफेक्ट हुआ है, इसका हक इफेक्ट हुआ है। व्हेन सम हार्म और इंजरी recognized by the society as a wrongful act, इसमें सोसाइटी क्या कर दे, वो हार्म या इंजरी के एज अ wrongful act हुआ है, तो is inflicted upon an individual, तो रेमेडीज कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग वेज। सिंपल इज दैट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लॉ जब बनते हैं ना, हमेशा इक्विटी की बेस पर बनते हैं कि यार किसी का हक ना मारा जाए, और जब किसी किसी में किसी का हक मारा जाता है और कोर्ट भी सेटिस्फाई होती है कि वाकई इसका हक है, और सोसाइटी भी कहती है कि यार नहीं यार ये रॉन्गफुल एक्ट है, तो उस केस में हम कह सकते हैं इन्फिनिटी अपॉन, और इसमें हम रेमेडी को कहेंगे यार इसकी केस में अब रेमेडी होनी चाहिए। जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन। अच्छा, सेकंड वन है स्टूडेंट्स है कॉमन लॉ रेमेडीज। अब इसमें दो टाइप्स आती हैं कि रेमेडी तो आपको हो गया, अब इसमें दो केसेस आते हैं। इन शॉर्ट मैंने लास्ट में बताया था, कुछ क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं, कुछ सिविल केसेस वगैरह होते हैं, जिसमें कुछ आपकी जान का खतरा हो, जान माल का जिसमें खतरा होता है, वो क्रिमिनल के फॉर्म में आ जाते हैं। कुछ है कॉमन लॉ रेमेडीज, कहते हैं डैमेजेस एंड एक्शन फॉर द प्राइस और मोर फ्रीक्वेंटली सॉट रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि ज्यादातर हम पैसों की फॉर्म में डैमेजेस और एक्शन की लेते हैं, सिंस दे अराइज एज ऑफ अ राइट। द ऑब्जेक्ट ऑफ सच अ रेमेडी इज नॉट अ पनिश, कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रेमेडी का मतलब पनिशमेंट का नहीं है, लेकिन वो कहते हैं द पार्टी एट फॉल्ट पे हो, बट कम से कम उसको कंपनसेट तो किया जैसे कि एग्रीड पार्टी जिसका पैक्टरी को लॉस हुआ है, एज फॉर एज मनी कैन डू सो। दूसरा है इक्विटेबल रेमेडीज। इक्विटेबल रेमेडीज आर द कोर्ट, इक्विटेबल रेमेडीज आर द कोर्ट ऑर्डर, उसके केस में
कोर्ट क्या होती है, ऑर्डर करती है एक्शन दैट डायरेक्ट्स पार्टीज टू डू समथिंग specific performance or not to do something injunction. In other words, equitable remedies are only appropriate in specialized circumstance where monetary damages would be inadequate compensation for the breach of contract. इसका सिंपल हम ये कहते हैं कि यार इक्विटेबल ग्राउंड पे हम कहते हैं कि यार ईंट का जवाब ईंट से, ईंट का जवाब पत्थर से। कहते हैं यार इस केस में पैसे हर जगह पर वो कहते हैं ना कि इनएडिक्वेट होते हैं, जरूरी नहीं कि एडिक्वेट हो, मतलब मुनासिब मिकदार में हो जहां पर अगला बंदा पैसों से मान जाए। वो कहता है पैसों के साथ साथ मुझे ये भी चीज चाहिए। तो दैट इज द इक्विटेबल रेमेडीज। अब ये वैसे देखा जाए तो आपके वो कहते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होता है, कोर्ट के ऑप्शन पे होता है, कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा होता है कि डायरेक्ट करती है पार्टीज को ये करने के लिए और ये ना करने के लिए। अदर वर्ड्स कहते हैं कि अदर इक्विटेबल रेमेडीज जो होती हैं ओनली अप्रोप्रिएट होती है स्पेशलाइज्ड सर्कमस्टांसेस में, कि जहां पर मॉनेटरी रेमेडीज जो है ना कि यार सफिशिएंट ना हो, इस काफी ना हो कि यार वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। थर्ड वन है कि क्वांटम मेरूट क्लेम। क्वांटम मेरूट क्लेम का मतलब इज कैटेगराइज्ड एज अ क्लेम इन द कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी को अबाउट ना पता हो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अभी मुझसे पूछ लें, वैसे भी आपने पहले पढ़े हुए हैं और लास्ट टाइम भी एक मैंने असाइनमेंट जो दी थी लास्ट वीक में उसमें भी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ केसेस थे। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर मजीद इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को। सबको क्लियर है? ओके, क्वांटम मेरूट इज लाइकली, वो कहते हैं कि यार कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में ही होते हैं। क्वांटम मेरूट इज लाइकली टू बी सॉट। क्वांटम मेरूट एक नाम है, कहता है वेयर वन पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी हो पार्ट ऑफ हिज ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टी देन रिप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट करती हो, व्हेन द एग्रीड पार्टी इलेक्ट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज टर्मिनेटेड ही मे क्लेम अ रीजनेबल अमाउंट फॉर द वर्क डन। वो सिंपल वो कहते कि यार मैंने जो इतना काम किया, आपने काम किया, अगला बंदा कहे नहीं यार मुझे तो अब नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं दूसरी पर्सन का इंटेंशन क्या हो कि रेप्यूडिएट को द कॉन्ट्रैक्ट वो करते हैं। अब वो कहेगा भाई मैंने जो काम किया है उसका रीजनेबल कम से कम मुझे क्लेम तो मिले कि आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हो, मैंने तो अपनी परफॉर्मेंस दी है। अगर मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी है तो ऑब्वियसली आई हैव अ राइट टू रिकवर अगेंस्ट द परफॉर्मेंस या टू रिकवर द रिवॉर्ड अगेंस्ट द परफॉर्मेंस फ्रॉम द एग्रीड पार्टी। इलेक्ट्स करती है, ट्रेड करती है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर टर्मिनेटेड। इसको केस में किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग में मिसिंग हो? जी सबको क्लियर है ये? जी फवाद, ओके। रेमेडीज फॉर द ब्रीच, सबसे पहले अब हमने टॉपिक ये पढ़ना था कि रेमेडीज फॉर द ब्रीच। सेकंड वन रेमेडीज ऑफ द ब्रीच में सिंपल इज दैट कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाए। सेकंड वन पे आपका कहता है कि रेस्टिट्यूशन। फिर आपका थर्ड वन पे डैमेजेस, एक्शन ऑफ प्राइस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हमारा टॉपिक क्या है? रेमेडीज फॉर द ब्रीच, के ब्रीच अगर तोड़ते हैं तो उसके केस में रेमेडीज कैसे कैसे होती हैं, कि अगर रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या होंगी, रेस्टिट्यूशन किया है तो क्या होंगी, डैमेजेस हैं तो क्या होगा, एक्शन फॉर प्राइस है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड थी तो क्या होंगी, एंड लास्ट में आपका आ जाता है इंजेक्शन के केस में क्या होगा, एंड क्वांटम मेरूट हम ऑलरेडी वैसे पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यार वैसे इक्विटी की बेस पर, जिसको हम कहते हैं। आगे फिर हम बाद में देखेंगे काइंड ऑफ डैमेजेस। नाउ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एलैबोरेट करते हैं। कहता पार्टीज टू अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म their respective obligations. Parties to a lawful contract are bound to perform their respective obligations. दोनों पार्टीज बाउंड होती हैं आपकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के। बट व्हेन वन पार्टी रिफ्यूज कर देती है, इनकार कर देती है ऑब्लिगेशन सेट टू बी कि यार कमिटेड ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं तो ब्रीच करती हूं, देन उस केस में क्या होगा, वो कैसे कैसे होगा, द वेरियस एलिमेंट्स। हम अब वन बाय वन जो टाइप्स हैं इसकी वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन इज पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। कब होती है पुटिंग हो रही होती है कि एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन मींस
a right not to perform your obligations. क्या एक right है not to perform करने का your obligations. In such a cases the aggrieved party is discharged from all the obligation under the contract and is entitled to claim compensation. वो इस हकदार है compensate करे for the damages which he has sustained because the non performance of the contract की non performance of the contract की वजह से. कोर्ट क्या करती है, मे आल्सो ग्रांट डिसीजन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल. वो ग्रांट कर देती है कि यार ठीक है ये खत्म है. अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल टाइप का हो एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, वो कर भी सकती है वैलिड और नहीं भी कर सकती, उसके ऑप्शन पे हो. तो इन सम केसेस डिसीजन मे नॉट बी पॉसिबल, कुछ में तो पॉसिबल होती ही नहीं है ना. फॉर एग्जांपल कहता है व्हेन पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आ सके व्हेन द थर्ड पार्टी हैज एक्वायर्ड राइट इन गुड फेथ. हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं, देन मजीद अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी हमारी. अनम एग्रीज करती है टू सप्लाई 10 टन ऑफ वेट टू बिलाल ऑन 20th नवंबर को. बिलाल प्रॉमिस करता है टू पे फॉर द गुड्स ऑन इट्स रिसीट. अनम डज नॉट सप्लाई द गुड्स ऑन द ड्यू डेट. 20th नवंबर को वो गुड्स सप्लाई नहीं करती है. हियर बिलाल इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द पेइंग द प्राइस. वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया कि प्राइस को पे करे. अब बिलाल इज एंटाइटल्ड टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. बिलाल का ये हक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे, क्योंकि इनकार किसने किया है, अनम ने. और क्लेम भी कौन कर सकता है, बिलाल. डैमेजेस फॉर द डैमेजेस व्हिच ही हैज सस्टेन्ड, जो कि उसके इनकार की वजह से उसको लॉस हुआ है, इररिस्पेक्टिव उसने पैसे दिए कि नहीं दिए, लेकिन उसको इसकी वजह से जो लॉस होगा उसने भी तो आगे कमिटमेंट की होंगी ना कोई, फॉर नॉन सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑन द ड्यू डेट. सेकंड वन है रेस्टिट्यूशन. इट मींस रिटर्न ऑफ द बेनिफिट. फॉर एग्जांपल इस केस में जो आपने उससे बेनिफिट अवेल कर लिया वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा. कहते हैं यार रिसीव्ड बाय द वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द अदर अंडर अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन रिसेंडेड. और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रिसेंड हो गया. तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड इट नीड्स नॉट टू बी परफॉर्म्ड बाय द अदर पार्टी. So it means return of the benefit received by one party to a contract from the other under a wide contract. था वो वाइड, लेकिन उस केस में वो क्या कर चुका है, वो ले चुका कोई बेनिफिट. फॉर एग्जांपल अकरम पेश करता है बाबर टू 1 million इज कंसिडरेशन ऑफ द बाबर्स प्रॉमिसिंग टू मैरी सना. अगर वो सना शादी करे तो वो है 1 million रुपीज दूंगा अकरम्स डॉटर को. सना इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस. द एग्रीमेंट इज वाइड बट बाबर मस्ट रीपे अकरम फॉर द 1 million. थर्ड वन है डैमेजेस. कहता है द मॉनेटरी कंपनसेशन होती है अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी. इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं डैमेजेस मोस्टली 10% जो है ना वो प्राइस में होते हैं, रेमेडी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. फॉर लॉस सफर्ड बाय द एग्रीड पार्टी ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. द ऑब्जेक्ट ऑफ द अवॉर्डिंग डैमेजेस इज नॉट टू पनिश, इसका मतलब पनिश द पार्टी एट अ फॉल्ट, but to compensate the aggrieved party pecuniary loss as far as money can do. So ये ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट वन आता है एक्शन फॉर द प्राइस. एक्शन फॉर द प्राइस is also a monetary compensation and is applicable when one party has performed this part of the contract and now wants to recover the price of the goods services delivered, जो कि उसने डिलीवर. फॉर एग्जांपल वो उसने बुक किया ऑर्डर, उसने डिलीवर कर चुका है, अब अगले बंदे से उसे पैसे लेने हैं. तो इन शॉर्ट एक्शन फॉर द प्राइस. अब उसको प्राइस रिकवर करने के लिए मॉनेटरी कंपनसेशन एंड इज एप्लीकेबल व्हेन वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड दिस कॉन्ट्रैक्ट नाउ वांट्स टू रिकवर द प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड, जो प्रोवाइड उसने की हैं. Arslan provided services to Habib in accordance with the contract between them. Later Habib refused to pay. Arslan may file a suit for the recovery of the contractual amount for his services. Specific performance. कहते हैं suit for the specific performance is an equitable doctrine. Doctrine कहते हैं कि उसूल को, जो रूल को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन. दैट कंपेल्स, जो मजबूर करता है आप पार्टी को टू एग्जीक्यूट, खत्म करना, मतलब कि अकम्प्लिश करना, मुकम्मल करना, द एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं उसके मुताबिक खत्म करना. व्हेन मॉनेटरी डैमेजेस वुड बी इनएडिक्वेट, अगर इस केस में मॉनेटरी डैमेजेस ना मुनासिब हो या इतने को सफिशिएंट ना हो,
काफी ना हो कंपनसेशन टू फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एन इक्विटेबल डॉक्ट्राइन। वो कहते हैं जहां पर अगर मनी की इनएडिक्वेट हो तो वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में इक्विटेबल डॉक्ट्राइन जो है ना वजूद में आता है। कंपेल्स करता है कि तो पार्टी एग्जीक्यूट करे एग्रीमेंट को अकॉर्डिंग टू टर्म्स के मुताबिक। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज द डिस्क्रिशनरी रेमेडी। ये डिस्क्रिशन पे डिपेंड करो तो फैसले पे डिपेंड करो तो विच इज अलाउड ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस। किसी थोड़े बहुत केसेस में वो लिमिटेड होती हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन से केसेस हैं जिसमें से कुछ वो लिस्टेड करने की कहते हैं। मॉनेटरी कंपनसेशन इस जिस केस में नॉट एडिक्वेट, मतलब कितनी मुनासिब मिकदार में ना हो या सफिशिएंट ना हो, काफी ना हो, या एक्चुअल डैमेजेस कैन नॉट बी सर्टेन। हम एक्चुअल डैमेजेस का मतलब कि कहते हैं ना कि सर्टेन ना कर सकें, कैलकुलेट ही ना कर सकें, आइडेंटिफाई ही ना कर सकें नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, उस केस में भी है। It is probable that the compensation is money on non-performance cannot be obtained। ना कर सकते हो प्राइस की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में वो obtain ना कर सकते हो, या नॉन परफॉर्मेंस कैन नॉट बी obtained। There is a contract for the sale of the rare commodities। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रेयर कमोडिटी, मतलब कि फॉर एग्जांपल ट्रेन चेन है, रेयर है, मार्केट में मोनोपोली है, एग्जांपल ही कोड किया, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। सेल ऑफ द रेयर कमोडिटीज है, जैसे एंटीक्स कुछ है, उसकी सेल है कि यार सिर्फ एक जगह से ही मिलनी है, जाहिर बात है किसी और जगह से नहीं मिलनी, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही हिट होगी ना उसकी। इसी तरह देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द, जिसमें हम कहते हैं कि यार रोल एंड राइस कुछ जहाजों के टायर बनाने की एक कंपनी है, वैसे उसी से लेनी है। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट वन है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, हाउसेस, इस तरह की कोई परफॉर्मेंस हो, तो उस केस में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती हैं, वो हमने इक्विटेबल डॉक्ट्राइन के मुताबिक हमने डैमेजेस वगैरह क्लेम करने होते हैं। हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि आजम एग्रीड टू सेल एन ओल्ड यूनिक पेंटिंग, कहते हैं ना यूनिक पेंटिंग, टू बाबर फॉर ₹5 लाख। सब्सिक्वेंटली Azam refused to sell the painting here due to the unique subject matter. Monetary compensation is not adequate, and because उसके एडुकेट क्यों नहीं हो गया, मार्केट में कुछ सेल ही नहीं हो, उसको फायदा नहीं होना, उसको तो जाहिर बात है यूनिक है, इसके अलावा उसको कहीं से मिल भी नहीं सकती, तो ऑब्वियसली वो कहेगा यार मॉनेटरी कंपनसेशन मेरे तो लिक्विडिटी मैं तो लूंगा कहां से, पैसों का मैंने क्या करना। बाबर में फाइल अ सूट अगेंस्ट आजम फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Again, they are following are the cases where suit for the specific performance is not maintainable, maintainable where, कहाँ पर कहता है monetary compensation is considered as adequate remedy, जहां पर वो समझी जाए कि adequate है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सूट करेंगे। is not maintainable, इस केस में नहीं हो सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ द पर्सनल नेचर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, पर्सनल नेचर की अगर वो पर्सन ही ना रहे तो अलग बात है, अब उसी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए, तो इस केस में हम सूट नहीं कर सकते। कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग जैसे है। इसी तरह वन ऑफ द पार्टीज इज माइनर, इसमें एक पार्टी माइनर हो, उस केस में कैसे सूट करेंगे, ऑब्वियसली माइनर के केस में सू ही नहीं हो सकता। हाँ, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट इज इनइक्विटेबल टू द अदर पार्टी, किसी के लिए इनइक्विटेबल है तो भी अब नहीं कर सकते, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट मेंटेनेबल। नीचे हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं, लाइक हबीब कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई अ मशीन टू अशरफ फॉर ₹20,000, लेटर ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस हबीब refused to perform the contract. The same machine is available in the market 24,000. Now Ashraf cannot file a suit for the specific performance as monetary compensation 4,000 would be an adequate remedy। अगर 4,000 ना होती तो वो करता फिर। इसी तरह इंजेक्शन की हम बात करते हैं कि सूट फॉर द इंजेक्शन इज आल्सो एन एडिक्वेटेबल रेमेडी डिमांडिंग कोर्ट स्टे ऑर्डर। कोर्ट का जैसे हमने लॉज बहुत सारे सुना है कि यार स्टे ऑर्डर ले लिया, स्टे ऑर्डर ले लिया। इंजेक्शन मींस एन ऑर्डर फॉर द कोर्ट। इंजेक्शन का क्या मतलब है, मींस एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। एक कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, नोटिस होता है, वो एब्सटेंस फ्रॉम रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने से रोक रहा होता है। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज समथिंग, अगर पार्टी कुछ करती है विच ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू, प्रॉमिस किया था कि ये नहीं करना, द कोर्ट मे इशू एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम डूइंग सो। कोर्ट इशू कर सकती है ऑर्डर कि भाई इस काम से प्रोहिबिट हो जाओ, दूर हो जाओ, ये नहीं करना, रुक जाओ इसके अगेंस्ट में से। तो इंजेक्शन इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ है, एहतियातन जिसे कहते हैं ना कि रिलीफ के तौर पर। स्टे ऑर्डर कहते हैं कि या फॉर एग्जांपल पहले मुझे बताया सबको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है, या कोई और एग्जांपल भी कॉमन लाइफ के हम उठा के कर सकते हैं? जी, सबको क्लियर हुई है इंजेक्शन वाली बात?
जी राना फैसल, इजा, कमर, सबको क्लियर है या मजीद एलैबोरेशन की जरूरत है यहाँ पर? अच्छा कमर आपको क्लियर है, इजा आपको भी क्लियर है। शॉर्ट चले मजीद थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम ना रोजमर्रा के जिंदगी में सुनता है यार इस जमीन के ऊपर ना ये बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, तो क्या रहता है कब्जे की जिस तरह जमीन शमीन, तो दूसरा बंदा भी स्टे ऑर्डर लेके आ जाता है। तो स्टे ऑर्डर होता क्या है, कोर्ट कहती है कि इस जमीन पर आपने जो वर्किंग वगैरह करें, जो बिल्डिंग करें वो नहीं करनी है टिल दैट टाइम तक, जब तक ये मजीद सॉर्ट आउट नहीं होता। उसके पास भी स्टे ऑर्डर होता है, उसके बाद भी स्टे होता है, तो इतनी अरसे के लिए वो चीज रुक जाती है। तो एक्चुअली इसको हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव रिलीफ इंजेक्शन की वजह से। क्वांटम मेरिट हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं। द टर्म क्वांटम मेरिट मींस एज मच एज अर्नड एंड डिजर्व, मतलब कि जितना वो अर्न कर सकता था, जितना उसका डिजर्व करता था, जितना वो अर्न करना चाहिए था उसको, उतना उसको मिलना चाहिए। In case of breach of a contract, the application or non-application of the term quantum merit varies depending upon the terms of the contract. Obviously, देखो ना कौन से ये terms vary करेगा. Further, divisibility or indivisibility of the performance of the contract may also be taken into the account. The aim of such an reward is based on the implied agreement to pay for what has been done. Quantum merit is likely to be sought when where one party has already performed after part of his obligation and the other party then repudiates the contract provided the injection। इसमें पूरी चीजें स्टेटमेंट याद करने की यार जरूरत नहीं है, थीम अपने जहन में रखेंगे जहां पर सेक्शन की वर्डिंग ना हो। वैसे भी आपका एमसीक्यूज बेस पेपर है। क्वांटम रूट क्या है कि यार एज मच एज अर्नड और डिजर्व, जितना वो कहता है ना हक रखता हो क्वांटम रूट, ये ओवैसी फिर सिचुएशन वेरी करेगा। हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं। कहता है कासिम एज ओनर ऑफ द मैगजीन एंगेज्ड पॉल to write a book to be published by installments in his magazine. After a few installments were published, the publication of the magazine was stopped. हो जाता है। It was held that Paul could claim payment for the part already published. जितना वो कर सके, कहते हैं यार जितना आप उसका बनता है कम से कम जो पब्लिश हो गया वो तो उसको पैसे दो। तो दैट इज द क्वांटम मेरिट। एक टर्म है क्वांटम मेरिट इटसेल्फ, समझो कि डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ही इसका वो डॉक्ट्राइन होता है, असूल होता है जो कि मीनिंग होता है। थर्ड वन हमने पढ़े थे काइंड्स ऑफ डैमेजेस के, डैमेजेस कैसे कैसे होते हैं कि ऑर्डिनरी डैमेजेस आ गए, स्पेशल कुछ डैमेजेस आ गए हैं, एंड कहते हैं ना एग्जाम्पलरी डैमेजेस, विंडिकेटिव एंड नॉमिनल डैमेजेस हैं, कुछ डैमेजेस फॉर द इनकन्वीनियंस एंड अनईजीनेस है, लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, वेस्ट पेनल्टी क्लॉज। यहाँ पढ़ेंगे या पेनल्टी और डैमेजेस में लिक्विडेट में क्या फर्क होता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी डैमेजेस। इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस आर दोज व्हिच अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ। दीज डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड, these damages can be recovered if the following two conditions are fulfilled। कौन कौन सी दो कंडीशन है? The aggrieved party must suffer by the breach of contract, कि वो सफर भी कि उसने किया हो, उसका इफेक्ट भी हुआ हो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एग्रीड पार्टी का, और डैमेजेस मस्ट बी अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज द ऑर्डिनरी डैमेजेस। फॉर एग्जांपल कहते हैं 1 December कासिम कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल एंड डिलीवर 50 tons of the wheat at the rate 8,000 per ton to Yusuf on 1 Jan। On 20th December को Yusuf afterwards contracted to sell those goods to Haris at the rate of rupees 10,000 per ton। Qasim failed to deliver goods on 1 January। 1 January को deliver नहीं कर सकता when the price of the weight was 9,500 per ton। Yusuf is entitled to recover the 75,000। कैसे? 9,500 minus 8,000 डिफरेंशियल मोड। उस टाइम में हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस डेट पे ड्यू हो रही थी उस डेट पे क्या रेट था, 9,500 था। हमने कॉन्ट्रैक्ट किस पे किया, 8,000। डिफरेंशियल अमाउंट 1,500 मल्टीप्लाई बाय 50, ऑब्वियसली हमने 50 टन किया हुआ था। तो यूसुफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर 100,000 एज प्रॉफिट व्हिच वुड हैव अराइजन टू
Yusuf from the sale to Haris because the profit is the indirect consequence of the breach of contract. हमने क्या किया, उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए. इसी तरह स्पेशल डैमेजेस हैं, इसमें सीएस में क्या होगा, स्पेशल डैमेज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द लॉस फॉर द लॉस विच द पार्टीज क्या होने चाहिए, न्यू अबाउट, वो जानते थे पहले, और एट द टाइम दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, और एज लाइकली टू result from such breach of a contract. ये तीनों चीजें parties knew about at the time they made the contract as likely to result from such breach of contract. Special damages are due to special losses which are in the reasonable contemplation of the parties at the time of formation of the contract. Subsequent जो knowledge होगा उसका of the special circumstance will not create नहीं होगा and special liability on the guilty part. सबको क्लियर है स्पेशल डैमेजेस? जी, कोई पर्सन ऐसा जिसको ना क्लियर हो? हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि आजम अ बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट्स टू इरेक्ट एंड फिनिश अ हाउस by the 1st of January in order that Babar may give a possession of it at the time to Qasim, to whom B has contracted to let it. Azam is informed of the contract between Babar and Qasim. Azam builds the house so badly. Azam ने घर जो बनाया वो क्या so badly था that before the 1st of the January क्या हो गया, वो गिर गया and has to be rebuilt. फिर दोबारा बाबर ने बनाया. Who in consequences losses the rent. इस ड्यूरेशन में उसने क्या हो गया, रेंट का उसका लॉस हुआ, ऑब्वियसली उसने रेंट पे चढ़ाने थे, इतने अर्सा उसने रेंट पे नहीं चढ़ाया, तो which he was to have received from the Qasim, जो कि कासिम से वो ले, and is obliged to make the compensation to Qasim for the breach of this contract. Azam must make compensation to Babar for the cost of the rebuilding. Obviously वो compensate करेगा जो दूसरी cost है for the cost of the rebuilding of the house, for the rent loss and for the compensation made to the कासिम. ये दोनों की रेंट भी देगा और इसकी जो गिरने की जो कॉस्ट है वो भी करेगा रिबिल्ड करने. दैट इज, इसमें जाहिर बात है वो क्या था, न्यू अबाउट एट द टाइम दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट और लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Exemplary vindicative damages है. Exemplary vindicative damages are those which are awarded with the view to punish the wrongdoer and not primarily with an idea of awarding compensation of the to the injured party. इसमें punish the wrongdoer. The court may award the damages in case of क्या, breach of the promise to marry. हमने मैरी का जो फायदा वादा किया था वो हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया. Where damages shall be calculated, where damages shall be calculated on the basis of mental injury sustained by the aggrieved party. In short, the breach of the promise to marry, क्या damages shall be calculated होंगे on the basis of mental injury sustained by the aggrieved party की वजह से. इसी तरह wrongful dishonor of a check है, ये disown हो गया है wrongfully by mistakenly check by a banker की तरफ से in case of a wrongful dishonor of the check. Wrongful check जो disown हुआ है, the rule is smaller the amount of the check, larger will be the amount of the damages awarded. A trader may recover such damages as wrongful dishonor of the check shall adversely affect of his goodwill, but not trader whose check is wrongfully dishonored will have to prove the loss of the goodwill before claiming such damages. In short, वो कहना ये चाह रहे हैं कि उससे पहले wrongful dishonor of the check हो, the rule is smaller the amount of the check. अगर rule amount भी check पे smaller है, the larger will be the amount of damages are awarded. The trader may recover such damages. Wrongful dishonor जो किया जाएगा वो recover कर सकता है. Example हम quote कर लेते हैं कि ABC Bank refused to honor the check issued by the Alpha Traders to its supplier despite the fact that the sufficient funds are available in AT account. AT filed a suit for the damages stating that wrongful dishonor has adversely affected its goodwill. The court may award exemplary damages. Next one है कि nominal damages. Nominal damages are awarded where the injured party has sustained damages of a short but not a substantial nature to be
record. कहना ये चाह रहे हैं कि नॉमिनल डैमेजेस भी अवॉर्डेड होते हैं वेयर द इंजर्ड पीपल हैज सस्टेन्ड डैमेजेस कर चुका हो ऑफ अ शॉर्ट बट नॉट अ सब्सटेंशियल नेचर, बहुत ज्यादा नेचर ना हो रखा, वेयर द ब्रीच इज टेक्निकल इंजर्ड पार्टी हैज नो इंटेंशन, अगर आपकी पार्टी है टेक्निकली इंजर्ड पार्टी हैज नो इंटेंशन विद द परफॉर्मिंग इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तब वो होंगे। वेयर द injured party has not suffered by on actual damages or fails to prove that he has where damages is due to the fault of the injured party. In short, सबसे पहले जब ड्यू हो उसी पे ही तभी हो to the fault of the injured party, तभी हम damages वाला क्लेम करें। इसके हम नीचे एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि आजम promises to sell cement to Babar for ₹200 per bag. आजम does not supply, आजम नहीं करता। At the time of breach, the market rate of the cement is the same. Babar is entitled to nominal damages. In short, nominal कहते हैं पैसों वाले। Damages for the inconvenience and uneasiness, मतलब कि inconvenient आपको हुआ या uneasiness मुश्किल बर्ताव करना पड़ा दूसरों की वजह से। If a party has suffered physical inconvenience and discomfort due to the breach of the contract की वजह से, that party can recover the damages for such inconvenience. कहते हैं तेरी वजह से मुझे मुश्किल पड़ी, तो obviously वो recover भी कर सकता है। Then liquidated damages of penalty class क्या है? When the parties to a contract at the time of formation of a contract specify a sum which will become probably by the party responsible for the breach, कि अगर उसने breach किया तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। Such specified sum is called the liquidated damages. ये जो हमने sum specified किया है before making the contract with the parties, तो it is called the liquidated damages. This amount represents a genuine attempt to work out what the loss would be in the event of such breach. If a contract states that a particular sum is to be paid on the breach of the contract and the sum is not the genuine pre-estimate of the loss that would be suffered in the event of the breach, and then that the sum is disappropriate to the actual loss likely to result. In short सी बात है, पहले से हमने भी कैलकुलेट कर लिया था लॉस का, हमें बाद में पता लगा फॉर जो 3 लाख का था, बट वो 3,15,000 का बना, तो इसकी वजह क्या होगा, डम क्या हो जाएगी, डिसअप्रोप्रिएट to the actual loss likely to result due to breach. This is penalty clause. The court can decrease but not increase the penalty stipulation. कम कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती। हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं। Thou stole tire to Naveed who contracted not to resell them. कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो दोबारा रीसेल नहीं करेगा, or offered them for the sale at a price below Dowd list price. Naveed agreed to pay a sum of ₹500 by way of liquidated damages for every breach of the agreement. Later, Naveed told tires at less than the list price. Dowd filed a suit for damages for the breach, held the sum fixed by the parties was a genuine pre-estimate of the damages, not a penalty. Next one हम चलते हैं stipulation of the interest. Two parties may agree to give a specific rate of interest in case of a breach of a contract. मतलब कि एक breach आपने कर दिया, उसके केस में इतना एक specific rate हम decide कर लेते हैं कि यार इस rate पे आपने मुझे ना देनी है, तो that is the stipulation of interest. कहता है जाहिर deliver goods to Yasir and Yasir promised to pay within a 30 days के अंदर कर देंगे. It was also agreed that in case of a delay in the payment, अगर 30 दिन से ज्यादा होती है, shall pay 10% interest on amount due to the contract is enforceable. इसके आगे वो क्या करेगा, इंटरेस्ट वो साथ करेगा कि यार 10 पर अगर 30 दिन तक ना दिए तो उसके ऊपर क्या होगा, 10% पर डे के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सिर्फ forfeiture of security deposit कहता है earnest money. A clause is a contract which provides for the forfeiture of the security deposit in the event of the failure perform is in the nature of the penalty. In such case, the court may award reasonable compensation only, but in case where contract is made with the government के साथ हो, in case of breach of the contract can forfeit the whole amount of the deposit as security. इसको हम कहते हैं कि token money forfeiture of the amount, that is the forfeiture of the security deposit. कहता है Anwar paid security deposit 1 million for the supplying a specialized machinery to Slim. Anwar could not supply the machinery. Slim forfeited the deposit. The court may award reasonable compensation only and Slim
has to return the remaining amount. किसी को forfeiture का क्लियर ना हो, सबको क्लियर है forfeiture का? जी राना फैसल, फैसल आपकी कोई क्वेरी है? सबको क्लियर है? जी अशर, अच्छा जी क्लियर है, ठीक है। आगे हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ डैमेजेस, मतलब के कैलकुलेशन के अबाउट के किस पर कैसे डैमेजेस होंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द अवॉर्डिंग डैमेजेस इज नॉट टू पनिश द पार्टी एट फॉल्ट के तौर पर, तो पनिश की फॉर्म में वो नहीं है। सेकंड वन है आपके पास, ओके नो क्यूरी, बड़ी देर पर आपने रिस्पॉन्स किया है। कोशिश किया करें ऑन द स्पॉट टाइम बिल्कुल एक्टिव होकर बैठा करें, मुझे भी पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं, मेरे कुछ सुन रहे हैं, ऊपर से बातें नहीं गुजर रही हैं। आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है 100%, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्टिव रखता हूँ। फौरन ऑन द स्पॉट टाइम आंसर किया करें, बिकॉज थोड़ा सा डिले भी ऑब्वियसली वेस्टेज ऑफ टाइम ही हमारे पास शो होता है। एनीवेज, द इंजर्ड पार्टी इज टू बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन, the injured party is to be placed in the same position as money can do if the contract had been performed. एक रूल्स एंड डैमेजेस के, the injured party is to be placed होगी in the same position पर as money can do कर सकते हैं if the contract had been performed, हो चुका है। The aggrieved party can recover कर सकता है actual loss suffered by him arising naturally, या आपने पता लगे कि अगर वो ड्यूरेशन में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है वो रिकवर कर सकता है। The fact that damages are difficult to assess, कहते हैं ये फैक्ट है कि डैमेजेस थोड़ा सा कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है, कि डज नॉट प्रिवेंट द इंजर्ड पार्टी फ्रॉम रिकवरिंग, तो असेस डज नॉट प्रिवेंट के अगले बंदे को पार्टी जो है वो प्रिवेंट करती है द इंजर्ड पार्टी फ्रॉम द रिकवरिंग से। और वेयर नो रियल लॉस अराइजेस नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड इफ द पार्टीज फिक्स एनी अमाउंट, अगर पार्टीज फिक्स कर लेती हैं अमाउंट को एज डैमेजेस के तौर पर। पहले में था नो रियल लॉस अराइजेस नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड, नहीं होते हैं। इफ द पार्टीज फिक्स कर लेती हैं एनी अमाउंट ऑफ डैमेजेस, अगर आप उसमें फिक्स कर लेती हैं कि यार अगर आपने ना दिया तो ये पेनल्टी होगी, तो इन केस वो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन द कोर्ट विल ओनली अलाउ द रीजनेबल अमाउंट। खुद से अगर डिसाइड करें कि अगर तूने ये काम ना किया तो मुझे इतने पैसे आपने देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो इस केस में क्या है, कोर्ट विल अलाउ ओनली रीजनेबल अमाउंट। It is a duty of the injured party to minimize the damages suffered. ये ड्यूटी इंजर्ड पार्टी की टू मिनिमाइज द डैमेजेस सफर्ड करे। लाइक हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि बिलाल कॉन्ट्रैक्टेड टू पे 500,000 टू जमाल फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट। बिलाल क्लियरली स्टेट दैट इन केस ऑर्डर इज नॉट फुलफिल्ड, अगर ऑर्डर फुलफिल नहीं होता, he will lose profit 200,000. Jamal did not deliver the raw materials. Bilal could buy the raw materials from market, निकल लिया for rupees of 6 lakh and did not do that and filed a suit for the recovery of special damages of 2 lakh. He can recover only 1 lakh. क्यों? As it was the duty of Bilal to minimize the damages. Bilal की ड्यूटी थी minimize करे damages को suffered due to the breach, and he could do so by procuring material from the market. सबको क्लियर है ये टॉपिक? अगला टॉपिक है कि रिमोटनेस ऑफ द डैमेजेस। सिंपल इज दैट, रिमोटनेस कहते हैं कि यार दूर बैठे जिसे हम कहते हैं। देयर आर सम लॉसेस व्हिच क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम द डिफेंडेंट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट आर कंसीडर्ड टू रिमोट फ्रॉम द ब्रीच फॉर इट टू बी फेयर टू एक्सपेक्ट द डिफेंडेंट टू कंपनसेट द क्लेमेंट फॉर देम। पहले हम एग्जांपल कोट करते हैं, देन विल बी रिवर्ट करेंगे, सॉरी,
इम्पोर्टेंस ऑफ द डैमेजेस पे हम एग्जांपल इसकी कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर इज बुक टू टेक अ पैसेंजर टू द एयरपोर्ट इन टाइम फॉर अ सर्टेन फ्लाइट टू कराची where the passenger expects to complete a deal worth of rupees 1 million. If the taxi driver breaches the contract by arriving late, the taxi firm may be liable for the expense. The taxi जो firm है वो liable हो सकती है such as an extra cost of getting the next flight, but is unlikely to be expected to compensate the passenger for the loss of 1 million. जी स्टूडेंट्स, ये काइंड्स ऑफ डैमेजेस थी। ये चैप्टर नियर अबाउट तकरीबन कोई एंड हो गया। इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, थोड़ा सा खुश्क था लेकिन टिपिकल सीधी सीधी कुछ ना कुछ बातें थी। जी स्टूडेंट, किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सबको क्लियर है? किसी की कोई क्यूरी नहीं है? जी इज़ा, एहसन नदीम, जी इज़ा आपको क्लियर है? कि जी हमजा खान साहिब, अच्छा जी सबको क्लियर है। अच्छा, नाउ हम मूव करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है, मजीद हम लेबोरेशन की तरफ यहाँ पर जाएंगे। कुछ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये हम कुछ पढ़ेंगे। ये पहले मैं स्टूडेंट बता दूं, थोड़ा सा कहते हैं ना कि खुश चैप्टर है। तो ये वो है कि जस्ट वो फिर मैं कहूँगा कि लॉ टिपिकल रटा है आपका, क्रैम है, जो लॉ ने कह दिया वो आपने करना ही करना है। ये थोड़ा सा आपका खुश्क चैप्टर है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, प्लेज है। थोड़ा सा चैप्टर लेंथी भी है और थोड़ा सा बोर भी है। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ना पता हो इस टाइम में जो अवेलेबल है स्टूडेंट्स, मुझे बताएं। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट सबको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है? सबको क्लियर है? जी कमर नदीम, राना फैसल, शाह जी सबको क्लियर है? स्टूडेंट जस्ट अ मिनट, बी राइट बैक।
जी, हम शुरू करते हैं कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट से, एन एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मेथड। आई थिंक ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्वांटम मेथड किसकी कॉन्सिक्वेंस की वजह से होता है? कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्वांटम मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की यहाँ पर नहीं होता, लेकिन बिटवीन द पार्टीज द कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट but is a legal substitute form to impose equity base पर between two parties की वजह से लग जाता है। जिस हमने लास्ट टाइम एक केस भी हमने डिस्कस किया था कि ए ने बी के घर पर कुछ चीजें उसने रख दी बाय मिस्टेक, वो बी ने अपनी समझकर वो यूज कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं कर सकती है। तो ये कॉस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, ही इज बाउंड टू पे। अगर वो यूज करती है तो वो क्या करेगी? वो पे करेगी उसके अगेंस्ट में। So this concept of quasi contract, obviously in short, quasi contract based on equity based. Typically, इसमें agreement होना complementary नहीं होता. A quasi contract is not an actual contract, but is a legal substitute form to impose a equity base पर ना contract create हो जाता है. इसको हम ये भी कह सकते हैं common law की base पे भी create हो जाता है. The concept of the quasi contract is that a contract that should have been formed even through in actually it was not. वो कहता है कि यार दैट जो एक्चुअली शुड बी परफॉर्म होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ, तो अदर नेम ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। द टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर लिस्टेड बिलो। वो क्या है टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहले सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। अंडरस्टूड सी बात है, जहां पर नेसेसरीज की बात आती है, जरूरतें आपने करनी ही करनी, अंडरस्टूड है। नहीं करता तो ऑब्वियसली ब्रीच होगा। इफ अ पर्सन incapable to enter into a contract or his dependent is supplied by the another person necessaries suited to his condition in life, personal supplying such necessaries is entitled to reimburse his price from the property of such incompetent person. For example, माइनर के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उस पर जो खर्चा वगैरह में सप्लाई इज मतलब कि उसको कम्प्लीमेंट्री के नेसेसरी उसको लाइफ करे और माइनर की प्रॉपर्टी में से, माइनर के एसेट में से वो रिकवर कर सकता है। जिस तरह नीचे एग्जांपल भी उसी तरह की कोट कर लेते हैं कि आजम सप्लाइज हबीब और लॉन्टिंग पर्सन, कहते हैं ना जो होशोवाज में ना हो, विच नेसेसरीज सिंपल लॉन्टिंग, कहते हैं ना दीवाना दीवाना बंदा, विद नेसेसरीज सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, आजम इज एंटाइटल्ड टू रिइंबर्स फ्रॉम द हबीब प्रॉपर्टी। इस तरह पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन, ये क्या है? पर्सन हु इज interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. Thus, the essential requirement of this section क्या है? Payment made should be bona fide. कहते हैं ना अपनी बेस्ट इंटरेस्ट में, अपना ऑनरेबल, अपनी ऑनेस्टी के मुताबिक should be bona fide होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा इंटेंशन के साथ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट, उसके प्रोटेक्शन के लिए अपना bona fide एक दे। The payment should not be voluntarily won or the payment must be such as the other party was bound by law to pay. हम एग्जांपल कोड करते हैं, देन हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। कहता है बाबर होल्ड्स लैंड इन सिंध, बाबर ने होल्ड करके रखी सिंध में ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय द आजम as जिम्मेदार। The revenue payable by Azam to the government being in arrears. His land is advertised for sale by the government. Under the revenue law, the consequence of such sale will be the annulment of the Babar's lease. Babar to prevent the sale. Babar prevent करता है sale को, and the consequent annulment of his own lease pays the government the sum due from the Azam. Azam is bound to make good to Babar the amount so paid. ठीक है, हम सेकंड वन एग्जांपल भी देख लेते हैं, देन हम तीनों को मैं वन बाय वन एलैबोरेट करते हैं कि आजम पेज, तीनों को उसने सेक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि आजम पेज एरियर्स ऑफ रेंट, आजम पे करता है रेंट एरियर के ऑफ बाबर वॉलंटरली, खुद से। अब हम सेकंड वन की तरफ आ रहे हैं
To avoid dispute between Babar and his landlord के दरमियान में dispute ना हो, Azam cannot recover from Babar as he has no interest in the payment. So payment by the interested person, Bilal imported goods and stored in Anam's warehouse में कर देता है without paying the custom duty के बगैर. Custom authorities क्या करते हैं, recover करते हैं custom duty from Anam से. Anam can recover the, कहते हैं यार वो आपके तो warehouse में है, अब Anam can recover the amount बिलाल से वो recover कर सकती है. हम फर्स्ट वन एग्जांपल पे हम कहते हैं कि पे लिखा हुआ था द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड होनी चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन, दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोनाफाइड फॉर्म में पेमेंट होनी चाहिए. क्या कहते हैं, बाबर ने होल्ड की थी लैंड इन सिंध में, लीज ग्रांटेड जो कि आजम ने लीज ग्रांट किया था जिम्मेदार. द रेवेन्यू पेबल बाय द आजम, आजम ने जो रेवेन्यू पेबल था टू द गवर्नमेंट को बीइंग इन एरियाज के फॉर्म में, हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर द सेल, एडवर्टाइजमेंट कर दी बाय द गवर्नमेंट ने. Under the revenue, the consequence of such sale will be annulment of the Babar's deeds. किसी को annulment के बारे में ना पता लगा हो तो प्लीज आस्क. सबको क्लियर है annulment के बारे में? रिपीट सर. देखो यहां पर वो कहता है कि अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी एलिमिनेट, मतलब होता है कि मंसूख कर देना, खत्म कर देना बाबर की लीज को. ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास है, अगर उसने पेबल जो खड़ा हुआ था अगर वो डिफॉल्ट वगैरह करता है जो भी एरियाज वगैरह हैं तो उसके पास भाई राइट है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सच सेल विल बी द एनवेलमेंट ऑफ द बाबर्स लीज, खत्म हो जाएगी, उसको मंसूख कर दिया जाएगा. तो बाबर क्या है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि यार उसकी लीज ना खत्म हो, द सेल की एंड द कॉन्सिक्वेंट एनरोलमेंट ऑफ हिज ओन लीज पे कर देता है गवर्नमेंट को. और तो सम जो है वो जो ड्यू हुआ है फ्रॉम आजम के ब्याह पर, तो आजम इज बाउंड टू मेक गुड टू बाबर द अमाउंट सो पेड. नाउ गॉट क्लियर अशर? इन शॉर्ट सी बात है यार, उसकी अगर इसमें पेमेंट वो कर रहा है अपनी बोनाफाइड फॉर्म में दे, एक अपना बेस्ट में एक गुड इंटेंशन के साथ उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एक बोनाफाइड में दे दे, कोई हैंकी बैंकी ना हो गए जानबूझ के उसने ये कर दिया या जानबूझ के नहीं किया. पर्सन enjoying benefits of non-gratuitous act or goods, कहता है where a person lawfully does anything, lawfully अगर नहीं करता है for another person के दूसरे person के लिए, और deliver anything to him या कोई चीज डिलीवर करता है उसको देता है, not intending to do so gratuitously and such others person enjoying the benefit thereof. The latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the things so done or delivered. Gratuitous का मतलब आप where a person is lawfully does anything or another person deliver anything, मतलब कहते हैं बिला मुआवजा intending to do so and such other person enjoy करता है benefit को, उसके जो बिला मुआवजा उसने काम कर लिया, तो later is bound to make compensation for the former जिसने बनाया है, bound to make the compensation in respect of or to restore the things so done, जो भी उसने deliver किए हैं या done किए हैं. कहता following condition must be satisfied, तो इस purpose के लिए ये condition fulfill होनी चाहिए. क्या? The thing must have been done lawfully, उसने जो किया वो lawfully काम किया हो. The person doing the act should not have intended to do a gratuity, बिला मुआवजा उसकी intention ना हो कि यार मैं बिला मुआवजा कर रहा हूँ. The person for whom the act is done must have enjoyed the, तो जिस person के लिए उसने बिला मुआवजा ये समझ के किया है उस person ने उससे benefit भी enjoy किया हो. Example quote कर लेते हैं कि Awais, a tradesman, leaves goods at a Falk house by mistake. A Falk trades the goods as his own, he is bound to pay the Awais. Simple is that उसने enjoy भी किया होगा, but तीनों condition fulfill होनी चाहिए. इस तरह फाइंडर ऑफ गुड है, कोई चीज आपको मिल जाती है, obviously he is bound to
टू मतलब कि वापस उसको करने के लिए बाउंड हो आप। A person who finds out वो belonging to another, किसी दूसरे से belong करती है, and takes them into his custody, अपनी custody में रख लेती हो, is subject to the same responsibility as the bailey। सेम वो कह रहा है कि responsibility जो कि बेली की होती है, बेलमेंट में हम रखते हैं कोई ऐसा इमानतन जो तौर पर चीज हम रखते हैं, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, कहते हैं ही इज बाउंड टू टेक अस मच केयर, रीजनेबल केयर होनी चाहिए, गुड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक कॉमन मैन की जो सेंस होती है, कम से कम यार इतनी तो टेक केयर होनी चाहिए अंडर सिमिलर सर्कमस्टांस। जैसे वो अपनी अगर कुछ चीज घूमती या अपनी वो चीज उसके पास होती तो उसकी टेक केयर करता। दैट इज द ऑर्डिनरी प्रूडेंस कंसेप्ट। वो कहते हैं कि यार कम से कम अगर यही चीज मेरी होती तो मैं किस तरह टेक केयर करता। He must also take reasonable steps to trace them, उसको reasonable step भी हो कि वो उसको ऑनर को तलाश करने के reasonable step उसने टेक अप किए हुए हो। If he does not, अगर वो नहीं करता, he will be guilty of the wrongful conservation of the property, वो guilty का वो होगा until the true owner is found, till that time तक जब वो true owner found नहीं होता। He has a right to retain possession, तो फिर उसका right है retain the possession of the goods। Finder of the goods may sell the goods, वो कर सकता है when the goods are of a perishable nature, अगर पेरिशेबल है गलने सड़ने वाली को नेचर है तो वो जो फाइंडर ऑफ द गुड्स है वो तलाश ठीक है उसने कर ली होगा, एक दिन कर लिया होगा, 2 दिन कर लिया होगा, लेकिन पेरिशेबल नेचर है कि वो सेल कर सकता है। और व्हेन द लॉफुल चार्जेस फॉर फाइंडिंग द ट्रू ओनर, लॉफुल चार्जेस जो उस पर लगे हैं ट्रू ओनर अमाउंट टू 2/3 और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। इस तरह अदील फाउंड अ डायमंड रिंग एंड वेडिंग द रिसेप्शन ऑफ बिलाल। Adil told Bilal and other guests about it with an intention to find the true owner. If he is not able to find the owner, he can retain the ring as बेली के तौर पर। इस तरह पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन, किसी दबाव में आकर अपने पेमेंट कर दी है तो ऑब्वियसली वो वापस करेगा। द पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन मस्ट बी रीपे और रिटर्न। इन शॉर्ट सी बात है वापस वो करेगा, वाइडेबल एग्रीमेंट होगा उसको। इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम मेरूट, एप्लीकेशन क्या है? क्वांटम मेरूट एज अ टर्म, क्वांटम मेरूट मींस एज मच एज अर्न। ये ऊपर भी अभी हम पढ़कर आए हैं कि यार कम से कम इसको इतना तो पे होना चाहिए, इक्विटी बेस पर जिसे हम कहते हैं ना, वो सिंगल वाली एग्जांपल भी ऊपर हमने कोट की थी। डायरेक्ट हम इस पे आ जाते हैं कि क्वांटम मेरूट अप्लाइज इन द फॉलोइंग, किस किस केस में? द वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वाइड, या वाइड एग्रीमेंट के केस में क्वांटम मेरूट, या कॉन्ट्रैक्ट वाइड बाद में हो जाए, जैसे वाइडेबल एग्रीमेंट की हमने बात की थी, या वाइड एग्रीमेंट में कि यार फॉर एग्जाम्पल फौरन आपको पता लगा कि यार ये तो लॉ आपका लॉ निकल गया, ये तो चीज हो नहीं सकती है, तो कहते हैं यार कम से कम जितना उसने काम किया वो तो उसको पैसे दो। कहते व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज को ले चुका हो अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट, वापस करने का मजाज होगा, एंड टू मेक कंपनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम होम इट इज रिसीव्ड, वो कंपनसेट भी करेगा, बशर्तिया क्या क्या होगा, उससे वो एडवांटेज भी गेन कर चुका हो। नीचे सारी उसी की एग्जांपल है कि अकरम पेज बाबर 1000 कंसिडरेशन ऑफ बाबर प्रॉमिसिंग टू मैरी सना, अकरम्स डॉटर सना इज डेड। जो ऊपर भी यही हम एग्जांपल कोड करके आए थे, एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस द एग्रीमेंट इज वाइड बट बाबर मस्ट रीपे अकरम 1000 रुपीज, वो करेगा। इस तरह पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट फॉर द नॉन ग्रेचुएट्स एक्ट और गुड्स, हमने अभी बात की थी कि लॉफुल एनीथिंग फॉर द अनदर पर्सन डिलीवर एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू सो, ये ऊपर अभी हम पढ़कर आए हैं ग्रेचुएट्स वाली। कहां पर हमने पढ़ी थी ये? दिस वन एंजॉयिंग द बेनिफिट, सेम यहाँ पर वो क्वांटम मेरूट की भी बात कर रहा है कि इस केस में भी होगा। कहता है वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर एनीथिंग टू हिम, वही ऊपर वाली वर्डिंग है, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली एंड सच अदर पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट देयरऑफ द लेटर इज बाउंड टू मेक द कंपनसेशन, लेकिन उसकी इंटेंशन ना हो, वही बातें तीनों है, फॉर्म एंड रिस्पेक्ट ऑफ टू रिस्टोर करेगा द थिंग टू करेगा। ये इन शॉर्ट क्वांटम मेरूट की एप्लीकेशन तो जाहिर बात है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में है ना, और ये हम सारी कुछ पढ़ चुके हैं कि क्वांटम मेरूट कहाँ कहाँ पर प्रिवेल होता है, अप्लाई होता है। इस तरह एक्ट प्रिवेंटिंग कंप्लीशन ऑफ प्रॉमिस परफॉर्मेंस इफ अ पार्टी डज नॉट कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट और प्रिवेंट्स द अदर पार्टी फ्रॉम कंप्लीटिंग इट, द एग्रीड पार्टी कैन सू एन क्वांटम मेरूट।
सीधी सिंपल इज दैट शकील एन ओनर ऑफ द मैगजीन एंगेज हामिद टू राइट अ बुक टू बी पब्लिश बाय इंस्टॉलमेंट। वो ऊपर वाली सेम एग्जांपल दी है, उसने कहा है कि इट वाज हेल्ड दैट आर्डम कुड पेमेंट फॉर द पार्शली ऑलरेडी जो पब्लिश हो चुका है उसको तो उतने पैसे तो मिलने चाहिए। ये सेम ऊपर वाली एग्जांपल है। इस तरह डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, अ पार्टी एट डिफॉल्ट मे सू ऑन अ क्वांटम मेरूट। किस पर बेसिस पर? क्वांटम मेरूट की बेसिस पर। इफ द कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट अ डिफॉल्ट हैज एंजॉयड बेनिफिट ऑन द पार्ट परफॉर्मेंस। इन शॉर्ट परफॉर्मेंसेबल है, परफॉर्मेबल है या दूसरा अनपरफॉर्मेबल है। परफॉर्मेंस हो सकती है, नहीं हो सकती है, या एक हिस्सा वाइड है दूसरा वैलिड है, तो ऑब्वियसली डिविजिबल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तो कहते हैं कि यार जो वैलिड है उसके अगेंस्ट में उसको तो कम से कम इतने पैसे मिलने चाहिए या वो तो परफॉर्मेंस दे अपनी। कहता है आसिफ हायर्ड बासित टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर ₹1 million, बट बासित अबंडन करता है दिस कॉन्ट्रैक्ट को आफ्टर हैविंग डन द वर्क ₹0.5 million. Afterwards, Asif got the work completed. Basit could not recover anything for the work done because he was entitled to the payment only on the completion of the work. ये जब कंप्लीट होगा तभी वो इंटाइटलमेंट का मतलब कि उसका हकदार था। इंडिविजिबल की फॉर्म में है तो वो क्या होगा? दोबारा हम ये कहते हैं आरिफ एग्रीड टू डेकोरेट बासित फ्लैट फॉर अ लंप सम ऑफ 200,000. Arif did the complete work, but Basit complained of faulty workmanship. कहता है it cost Basit another 30,000 की मजीद उसको लगी to remedy the defect. It was held that Arif could recover only 1,70,000 from Basit. Simple is that. तो यही हमने बात की इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कंप्लीटली बट बैडली। यही से आपको वर्ड का अंदाजा होगा कि ठीक है कंप्लीट तो किया लेकिन बैडली किया है। और इनडिविजिबल है, इफ इट इज एन इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट कि कौन सा काम बैडली है, किस तरह कितने पार्ट में आना है, तो विच हैज बीन कंप्लीटली परफॉर्म्ड बट विच फॉल्स देन द। अगर ये डिविजिबल होता तो हमने सिंपल इज दैट हमने उसको डिविजिबल फॉर्म में सिर्फ उसी के पैसे काटने, जितने उसको कॉस्ट पड़ी वो नहीं, जितने उसको खराब हुआ उसी के पैसे हमने काटने थे। पार्टली एट डिफॉल्ट मे क्लेम द अमाउंट एग्रीड आफ्टर डिडक्टिंग एनी अमाउंट which the other party has paid to remove the faults. दूसरे पार्टी ने जो पैसे पे किए हैं उस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए, जैसे 30,000 उसने उसकी कॉस्ट लगी थी तो सिंपल दैट उसने 1,70,000 रिकवर कर सकता है वो। इस तरह एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट नो रेम्युनरेशन इज प्री सेटल्ड कि रेम्युनरेशन मुआवजा जो है वो प्री सेटल नहीं किया गया। एक्सप्रेस और डिक्लेयर तो है रेंडर सर्विसेज के, where there is an express or implied contract to render services but no remuneration is pre-settled नहीं की, in such a case reasonable remuneration फिर payable होगी कि यार कम से कम इतने तो होने चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं कि यार जो नॉर्मल उजरत है मिनिमम जो आपकी वेज रेट है उसमें 18,000 है कि यार फिर रीजनेबल क्या है कि मिनिमम इतने होने चाहिए अगर आपने पहले सेटल नहीं किया किसी भी फॉर्म में किसी भी चीज को बेस बना, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। ये स्टूडेंट नीचे सारी उसकी एग्जांपल वंस अगेन तुम्हारी लमसम उसने कोट कर दी हैं। राइट ऑफ द सेल, राइट ऑफ रिटेन, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जी स्टूडेंट ये हम कंटिन्यू कर लें, एग्री है तो देख लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है ये भी। जी जा कमर, राना फैसल, आरिफ, अच्छा ऑब्वियसली हमजा सबसे पहले ही बोलते हैं कि नहीं या नहीं सर हैं। अच्छा 1 वोट तो हो गया नेगेटिव में, बाकी अच्छा सर टुमारो प्लीज। चलें भाई 3 वोट तो वैसे हो गए हैं, कल ही हम कर लेते हैं वो तो कुछ नहीं। अच्छा टिल द चैप्टर रिव्यू, अच्छा बहुत हो गया आदिफ, थोड़ा सा ना बोरियत में जाता है इसलिए मैं जानबूझ के एग्जांपल क्रिएट करता रहता हूँ कि यार कॉमन लाइफ की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हो, वरना ये वैसे जो बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ मतलब के मर्केंटाइल लॉ जो ये कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा सा बोरियत में जाता है, लेकिन कंपनी लॉ में जाएंगे ना वहां पर सीधी सीधी चीजें हैं, तो ये पॉइंट है वहां पर पॉइंट्स में होते हैं ये आपने प्रोटोकॉल पूरे करने तो देन ठीक है हैंडल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें छोटे से चैप्टर मैंने पहले कह दिया था, चैप्टर थोड़ा सा आपको बोरियत के फॉर्म में लेकर चलेगा। ऑब्वियसली लॉ में कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ कैलकुलेशन बेस्ड तो होती नहीं कि नहीं यार आप भी एक्टिव रहे, लेकिन एक्टिव आपको होना पड़ता है, लॉ ने कह दिया वही है। और इसमें टिपिकल क्राइम की बातें हैं, कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज।
कि लॉ में जो कह दिया वही आपने करना है। तो ऑब्वियसली क्राइम बेस्ड है, रीडिंग बेस्ड है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें होती हैं कि यार ये क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज आप खुद भी पूछा करें वैसे, कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे यूज हो रही होती है छोटी मोटी, और अगर पता लग जाए टर्मिनोलॉजी वो यूज किया करें कॉमन लाइफ में, कोशिश करें छोटी छोटी कॉमन लाइफ की एग्जाम्पलें पकड़ें और उसको लैबोरेट किया करें। मैं भी कोशिश करता हूँ कि यार कॉमन लाइफ की एग्जाम्पल आप लोगों के साथ ज्यादातर शेयर हो। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वैसे जितना हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट तक, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो? जी, किसी की कोई क्यूरी नहीं है, सबको क्लियर है, मतलब कि मैं समझता हूँ कि 100% सबको क्लियर हो गया है। लेकिन मैंने पूछा था कि आगे पढ़ाई ना पढ़े, फौरन सबका रिप्लाई आ गया था, अब किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही काम होते हैं। अच्छा, ऑल क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे साहब आप तो माशाल्लाह से लॉयर फिर बन गए हैं। जी यशर, क्लियर है सब? इजा, अच्छा आपको भी क्लियर है। श्योर। इन स्टूडेंट तो फिर मैं रिमाइंड करता हूँ, ये जो क्वेश्चंस वगैरह मैं छोड़ देता हूँ ना, जैसे ये हैं, इनको लाजमी पढ़ा करें। थोड़ी बहुत एग्जांपल मैं छोड़ भी देता हूँ, हर चैप्टर के एंड में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। सब लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी एहसन, पढ़ने की कोशिश की है कभी वैसे? आरिफ, अशर, शाह, कमर, गुड कमर, 3 चैप्टर सीखे हैं, कोशिश करें साथ साथ किया करेंगे ना, ताकि कुछ चीजें मिसिंग ना हो, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं, इतने बुकिश के जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, लेकिन जो मैं जो बोल रहा होता हूँ वो छोटी मोटी एग्जाम्पल है, वो याद करवाने के लिए, याद करने के लिए, याद रखने के लिए ही एग्जाम्पल कोड हो रही होती है। यस सर। अच्छा, शराब भी पढ़ते हो? उनको कोशिश क्या करें अपनी, पहले से खुद कोशिश क्या करें यार इसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है, फिर नेक्स्ट वन आंसर पे जाया करें। चलें स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यहीं से हम कैरी ऑन करेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कंटिंजेंसी वैसे अप्रोच होती है कि यार मसला आता है तो पेश होता है। जिन्होंने वैसे कोई बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता भी होगा, कंटिजेंट फ्यूचर पे डिपेंड कर होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इवेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि यार फ्यूचर इवेंट पर। जैसे हम लूडो खेल रहे होते हैं कि यार 6 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डाइस को जब हम रोल कर रहे होते हैं, इस तरह के कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आप फ्यूचर पे जो बेस कर रहे होते हैं कि इवेंट पर, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। इंशाल्लाह कल हम इसका भी पढ़ेंगे, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। और कुछ नीचे हम जिस तरह वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो जिसको हम शर्त वगैरह के कहते हैं, जिसके हम बैट वगैरह के कहते हैं, वेजिंग एग्रीमेंट वगैरह, ये हम कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। कल वाली क्लास में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आ गई, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी हो तो उनकी भी राइट्स वगैरह है। वैसे हमने कहा था कि यार सर्टन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, हमने कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर कंटीजेंसी अप्रोच भी जरूरी होती है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें परचेज ऑर्डर फुलफिल कर लिया 10 दिन बाद मिलेगा, ये हम कल इंशाल्लाह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में मिलते हैं इन स्टेपुलेटेड टाइम, एंटायर टाइम पे। विश यू गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।